सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अमन, तनीषा गुड इवनिंग, आर्यन गुड इवनिंग, नमस्कार। रुद्र गुड इवनिंग, वर्षा गुड इवनिंग, श्रियांशी, चंदन, मिहिर, सुवाजीत, अभिषेक, आशीष, परमिंदर, अक्षत, मोहित गुड इवनिंग, नमस्कार। हैदर गुड इवनिंग, उदित गुड इवनिंग, नमस्कार। स्पंदना, मोहित, श्वेता गुड इवनिंग, आफ्ताब, तेजस, आदर्श, हरिदर्शन, अभिषेक गुड इवनिंग, नमस्कार। तनीषा गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग, नमस्कार। तेजस्वी गुड इवनिंग, वर्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य। कैसे हो आप सभी? बताओ, बोलो 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 बोलो। बढ़िया हो? ये हुई ना बात। अच्छे हो श्रियांशी? बढ़िया बढ़िया। उदित? हम एकदम मस्त। अच्छा, हमारी रिप्लाई की बात अच्छे हो गए। हम अच्छे हैं। स्पंदना, तेजस बढ़िया। आपको पता है क्या, हम आज एक और नए सब्जेक्ट का श्री गणेश करने जा रहे हैं। एक और नए सब्जेक्ट का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? Just give me a second. अब आप बोलोगे सर ये कौन है? ये आप हैं। कैलकुलेटर के ऊपर से चल रहे हो, तोड़ते हुए उसको जा रहे हो। क्रशिंग द कैलकुलेटर, और अदरवाइज यू क्रशिंग द कैलकुलेशंस। समझ रहे हो? और वो भी पोस्चर क्या है तुम्हारा, ऐसे और ऐसे करके। देख रहे हो पोजीशन? देख रहे हो? सोचते हुए। सर मेरी एग्जाम की वजह से मैं थर्मो की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ आई ज्वाइन रेगुलर। बढ़िया है, आप अभी से रेगुलर रहना, ठीक है? जो पीछे रह गए उनकी रिकॉर्डिंग देख लेना। राजदीप गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए चलो मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की, इस कोर्स की शुरुआत करता हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूँ और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो, हाँ, जैसे राजदीप ने बोला है कि मैं आपके साथ पहली बार लाइव हूँ, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर थर्मो की क्लास कितने बजे चल रही है? शाम को 9 बजे, ठीक है? शाम को 9 बजे, अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है? 2 घंटे बाद। सुशील गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, ठीक है? पहली बात, जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे साथ लाइव है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है आपका इस कोर्स के अंदर, अपनी क्लास में, और इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और दूसरी बात, हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आपके लिए बहुत सारी हमारे पास वेल विशेष है कि जो ख्वाब आप लेके आए हैं उसको आप पूरा करें। उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करें, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए
जहां जहां पे भी हमारी जरूरत होगी हम आपको हमेशा अवेलेबल दिखेंगे। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इफ यू नीड एनी हेल्प। कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। दूसरी बात, आपका इंट्रोडक्शन भी मैं लूंगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं, वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं। दूसरी बात, हम सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। RM गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अंकुर गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ये जो प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट है, इसका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब देखो, ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट पे चलने से पहले इस कोर्स के बारे में आपको बताता हूं मैं। इसमें कुल मिला के 32 सेशन होंगे जो कि लाइव होंगे, रिकॉर्डिंग भी उनकी सेव रहेगी। हाँ, उसका भी तरीका हम बताते हैं आपको, राजदीप, ठीक है। हाँ, उसका तरीका भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो कोर्स है, इसमें 32 सेशन है। कितने हैं, कितने सेशन है, कितने सेशन है, बताओ कितने हैं, कितने दिन बैठना होगा आपको? 32। हाँ, 32 सेशन है। 32 क्लासेस में हम पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर देंगे। एक सेशन कितनी देर का है? एक सेशन 1.5 आवर का, यानी 1.5 घंटे का एक सेशन रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? 1.5 घंटे का एक सेशन रहेगा, 90 मिनट का एक सेशन है आपका, ठीक। ये भी आपको ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, ये जो कोर्स रहेगा, इसमें सैटरडे संडे की छुट्टी है। आ गई मेरी बात समझ में? सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप आज से लेके 1.5 महीने तक मेरे साथ बैठिए, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे से पहले, 1.5 महीने से पहले हो जाएगा। 1.5 महीने से पहले ही हो जाएगा। आ रही कि नहीं बात समझ में? क्या बोला मैंने? सैटरडे संडे की छुट्टी रखी है ताकि आपका कोई सेशन मिस हो जाए किसी वजह से, ठीक है ना। क्योंकि कईयों ने शाम के टाइम पे किसी को समय दे रखा होता है ना, तो कई बच्चे बेचारे लाइव नहीं आ पाते। तो ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, हैं खींचे कोई डोर तेरी ओर लिए जाए। तो शाम का टाइम पे डोर कई बार खींच लेती है, तो आपकी लाइव छूट जाती है। तो फिर रिकॉर्डिंग कई सोचते हैं, अब रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा मैं? तो फिर सैटरडे संडे को जो टाइम आपको मिलता है उसमें आप रिकॉर्डेड सेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। समझ गया मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। एक और बात, ये तो कोर्स का करिकुलम है। इसमें आपको हर सेशन के बाद में प्रैक्टिस सीट देखने को मिल जाएंगी, आपको हम DPPs प्रोवाइड करेंगे, क्विजेज होंगी, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते हुए आए हैं, एक ही काम करना आप, बस वो ये है कि आप आने वाले 45 दिन मेरे साथ रहना। हमेशा कोशिश करना कि आप लाइव सेशन ही देखें। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वाकई में कोई जजमेंट बनाना चाहते हैं तो आप पूरी किताब को पढ़ें। पूरा सब्जेक्ट आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, और हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। बात समझ में आती कि नहीं आगे? क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। आप 2 घंटे हमारे साथ बैठें और जो होमवर्क हम आपको दें बस वो करें, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये एकमात्र आपका रेफरेंस रहेगा जहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कुशाल बोल रहा है कि सर PDF कैसे डाउनलोड करते हैं जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजा है? देखो, तरीका बड़ा सिंपल है। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, है ये बेस्ट रहेगा। दिखा दूं? मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दूं? सबसे अनअकैडमी की ऐप खोल लेनी है। खोल ली? ये देखो मैंने आपके सामने खोली है, ठीक है। अब इस अनअकैडमी ऐप में आप नीचे की साइड में यहाँ पर देखिए, आपको एक सेल्फ स्टडी वाला बटन दिख रहा है। 4 बटन दिख रहे होंगे, प्लानर, सेल्फ स्टडी, कम्युनिटी, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी वाले पे क्लिक कर दो। तो मैंने सेल्फ स्टडी वाले पे क्लिक कर दिया। अब ऊपर की साइड में सेल्फ स्टडी पे क्लिक किया तो सर्च योर कोर्स एंड एजुकेटर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्च कर लो, इस पे क्लिक करके देवेंद्र पूनिया। देवेंद्र पूनिया सर्च किया तो मेरी प्रोफाइल खुल गई। यहाँ पे दिख रही है आपको ये प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाला जो है ना, बैचेज एंड कोर्सेज, इस पे क्लिक कर दो। 3 बटन दिख रहे होंगे तुम्हें, फ्री क्लासेस, बैचेज एंड कोर्सेज एंड प्रैक्टिस। तो ये बैचेज एंड कोर्सेज पे क्लिक कर दो।
जब आप बैचेंड एंड कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से नीचे बैचेज और कोर्सेज आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है गेट एंड डीएससी MECH, इस पे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो वो सारे प्लस कोर्सेज आ जाएंगे जो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रखे हैं। जैसे अभी जो लाइव दिखा रहा है जिसपे वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रोसेस कैलकुलेशन, तो इस कोर्स के पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस कोर्स के पेज पे क्लिक करते ही आपको इस कोर्स का पेज का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, 32 लेसन, 5 क्विजेज ऐसे दिखा रहा है। नीचे की साइड में आपको 4 बटन दिख रहे होंगे, अपडेट्स, राइट ए रिव्यू, शेयर। तो अपडेट्स वाले बटन पे क्लिक करना है। अपडेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने जो PDF अपलोड कर रखी है वो दिख जाएगी। प्रोसेस कैलकुलेशन, गेट एग्जाम 1990 से लेकर 2013 तक के गेट एग्जाम के PYQ हैं, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। दिख रहा है आपको सभी को? ठीक है, तो इसमें मैंने लिख रखा है कि आपको प्रिंट आउट ले लेना है। एक पेज पे A4 पेज के एक साइड में 2 क्वेश्चन आपको प्रिंट करवा लेने हैं। कमेंट आपको डन लिख देना है जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं, और कोई भी आपकी फीडबैक या सजेशन हो तो यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर देना है। 3 बच्चों ने लाइक भी कर दिया, बाकी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि आपके पास सभी के पास PDF चली गई है। ठीक है ना? एक बच्चे ने थैंक यू लिख रखा है तो तुम भी थैंक यू लिख सकते हो। ठीक है, वो भी इसने फूल के साथ लिखा है, तुम भी कोई फूल फाल भेज सकते हो। ठीक है, नहीं फूल के साथ नहीं भेजा, इसने मुंडी भेजी है जिसके ऊपर ऐसे घूम रहा है कुछ। ठीक है, ये मोहित है क्या? हाँ, तो तुम भी ऐसी हरकत कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस PDF को तुम खोलोगे ना तो ऐसी दिखेगी, दिख रही है आपको? ठीक है, देखिए ये PDF। अब इसमें यहाँ पे साइड में 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से अपने डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी ये। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, तो बस यही है। तो ये तरीका जिस बच्चे को क्लियर हुआ वो एक बार कमेंट में यस बोल देगी सर क्लियर है। कर दिया डाउनलोड? सौम्या गुड इवनिंग, नमस्कार। है एंगल क्या बोल रहा है? आरम क्या बोल रहा है? देखो, यस बोलो कि सर तरीका से हमें समझ में आ गया, सभी को समझ में आना चाहिए कि सर PDF कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, अब आगे कोई भी आपको मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वो इसी फॉर्मेट में आपको दूंगा यहाँ पर अपडेट सेक्शन में, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ऊपर से ऐसे आएगा कि देवेंद्र पूनिया सेड फाइल ऐसे करके। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो सीधा वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ पे वो अपलोड की गई है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे अपने डिवाइस में। प्रिंट ले सकते हो जो आपको करना है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में क्या बोला? ठीक है, दूसरा, कई बच्चे मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं बट उनको तरीका समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, कि कैसे करें? तो देखो तरीका बड़ा सिंपल है। टेलीग्राम नाम की ऐप होती है, ठीक है ना, तो टेलीग्राम पे चले जाना आपको। टेलीग्राम पे जाके ये नाम सर्च कर लेना है, देवेंद्र पूनिया, कर लोगे? तो ये नाम सर्च करते ही आपको एक पब्लिक ग्रुप दिखेगा। क्या दिखेगा? पब्लिक ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने पे वहां पर मैंने मैसेजेस डाले हुए होंगे, तो आप मेरे नाम पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो मेरा पर्सनल चैट बॉक्स खुल जाएगा। उस पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज लिख देना है कि सर मेरा नाम है राजदीप, और आप मुझे अनअकैडमी का जो बच्चों का प्लस स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें जो ऐड कर दीजिए, तो वहां से हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी आप कोई भी बात पूछना चाहो, कोई भी बात जानना चाहो, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ये है तरीका। ठीक है सर, टेलीग्राम खोल कर बैठे हो? नहीं यार, मैं तो नहीं बैठा हूँ टेलीग्राम खोल के। ठीक है, मैं तो ऐप खोल के दिखाई आपको है। तू यही देखता रहता है कि सर ऑनलाइन तो नहीं है टेलीग्राम पे? है भाई, क्या चल रहा है? इतनी देखने की आदत हो गई है इसको कि अब सर के भी देखने लग गया है। मैंने सर आपको मैसेज किया था बट सर रिस्पॉन्स मी प्लीज, अगर आपने किया तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में लिख दिया क्या? ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज में कर देना। गार्जियन एंगल, गार्जियन एंजल, क्या क्या होता क्या है? क्या बोलना क्या चाह रहा है? रित कृति गुड इवनिंग, नमस्कार। समझ में आ गया? पर्सनल एसोसिएशन का PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है, सब समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया ना? तो एक बार यस बोलोगे सर आया, एक एक बात आपकी समझ में आई है? अरे आ रही है ना बात समझ में? अमन बोल मेरे भाई, श्वेता, हर्षदा, मिहिर, परमिंदर, सुल्तान,
तनीषा जी आपको समझ में आ रही है? पहली बार हम देख रहे हैं आपको ना। श्रेयांशी समझ में आ रहा है? आर्यन, उदित, स्पंदना, ठीक है। सर मैं ऑफिस से अभी आई इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी से आप देखो, बस मैंने बेसिक बातें करी है और कुछ कुछ बातें और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस कैलकुलेशन का कंप्लीट कोर्स है। आप बस बैठ के आने वाले 45 दिन मेरे साथ लाइव रहिए, पूरा आपका कोर्स अच्छे से करवा देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आया ना समझ में? फिर ठीक है। और बस इतना हम आपको होमवर्क दें वो कर लेना, बाकी हम आपको साथ के साथ सब कुछ करवा देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, ठीक है आरम, कोई बात नहीं। इस कोर्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस का कवरेज मिलेगा, वो भी इन डेप्थ मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स जो है इसमें आपको पूरा गेट एग्जाम का सिलेबस है उसका पूरा हम कवरेज करेंगे, कंप्लीट कवरेज। ऐसा नहीं है कि इसका पार्ट 1 है या पार्ट 2, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकमात्र कोर्स है और इसमें इन डेप्थ हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। इसी कोर्स के अलोंग हम 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये 500 प्लस क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? देखो मैं काउंटिंग आपको बता देता हूँ। आपको मैंने पीडीएफ दी है गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें 97 क्वेश्चंस हैं। अगर आप खोल के देखेंगे तो 97 क्वेश्चन अब तक गेट 1990 से लेके, ठीक है ना, 2023 यानी लास्ट के 34 ईयर के कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 97 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसके अंदर 300 के तकरीबन क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और लगभग आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो लेसन के एंड में एक प्रैक्टिस होता है उसमें ऐड कर दूंगा। कई बच्चों ने, आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स का अपलोड किया था तो 5 क्वेश्चन आपको मिले होंगे ना, कई बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, अभी तक नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से आपके 500 के तकरीबन क्वेश्चन वो हम यहाँ पर इसी कोर्स के साथ करवा देंगे। आ रही मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सौम्या गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि हमारे लिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बताइए आप मुझे, है ना। आपका कोई भी डाउट आए तो डाउट लेने का तरीका ये देखो, हर 3 सेशन के बाद हर चौथा सेशन अपना डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। इसके अलावा जैसे अभी आपको मैं कोई भी बात बता रहा हूँ ना तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई क्या? तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन में या फिर कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो वो आपके लिए एक डेडिकेटेड पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, तो वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये अपना डाउट का तरीका रहेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स हम बनवाएंगे, साथ ही साथ आपको एक पूरी पीडीएफ भी अपडेट सेक्शन में अपलोड कर देंगे जो नोट्स की होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या बोला मैंने? हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ है वो भी हम अपडेट सेक्शन में डाल देंगे, अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी है। और साथ ही साथ आपको क्लास में भी हम नोट्स बनवाएंगे, तो दोनों ही चीजें आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, साथ ही साथ अपने खुद के लिखे हुए नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फोन से ज्वाइन करे तो कमेंट सेंड नहीं हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, कुछ इश्यू होगा, वो हो जाएगा ठीक सौम्य, है ना? है? हाँ, और डीपीपीज हम आपको देंगे नोट्स के अलावा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीट्स हम आपको देंगे जिसको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट की। ये इंट्रोडक्शन इसका इतना ही है। आ रही मेरी बात समझ में? ये कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन इतना ही है, अब हम शुरुआत करने के काबिल है। आपकी इजाजत हो तो कर दी जाए शुरुआत। कर दी जाए, कर दिया जाए श्री गणेश। ठीक, यहां से हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रोसेस कैलकुलेशन नाम का ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आप मेरे से सुनिए, इसकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं। पहला पॉइंट है इस ये सब्जेक्ट कितना इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंस। हम इंपोर्टेंस को डिसाइड करने के दो पैरामीटर हैं। ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, सबसे पहले ये देखते हैं। आप में से कौन कौन बच्चा ये जानता है कि सर गेट एग्जाम जो होती है वो कितने मार्क्स की होती है? कमेंट करके बताओ मुझे, गेट एग्जाम कितने मार्क्स की होती है? बताओ, गेट एग्जाम है वो कितने मार्क्स की होती है? आप बोलोगे सर 100 मार्क्स की होती है। सभी का जवाब यही आ रहा है, 100 मार्क्स की होती है।
अब ये 100 मार्क्स है ना, ये 2 सेक्शन में बटे होते हैं, ठीक है ना। इनको हम 2 पार्ट में करते हैं डिवाइड। कितने पार्ट में करते हैं? 2 पार्ट में। एक पार्ट में हम लिखते हैं एप्टीट्यूड, शॉर्ट में मैं एप्टी लिख रहा हूं, और दूसरा पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में शॉर्ट में मैथ्स लिख रहा हूं। एप्टीट्यूड वो 15 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स है ये 13 मार्क्स का आता है। तो टोटल कितने मार्क्स हुए बताइए आप मुझे? 28 मार्क्स हुए। तो ये बार ये बोलोगे सर 28 मार्क्स हुए, तो ये वाला सेक्शन है ये तो 28 का होता है, और ये होता है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। अब ये केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं टोटल पता है आपको? 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट्स है ना, ये टोटल कितने मार्क्स के हुए? 72 मार्क्स के। यानी एक सब्जेक्ट को देखा जाए तो 7 मार्क्स के अप्रोक्स होना चाहिए। 7 मार्क्स के अप्रोक्स अगर सबको इक्विवेलेंट माने तो 7 मार्क्स के अप्रोक्स आनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं। 65 क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपको पता है कि नहीं पता? टोटल 65 क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के होते हैं, और 35 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैं? 35 क्वेश्चन है ये 2 मार्क के होते हैं। पैटर्न जिस बच्चे को क्लियर हुआ वो एक बार यस बोलेगा कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये अपना कैरिकुलम है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, प्रोसेस कैलकुलेशन। केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कैलकुलेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। ये 10 सब्जेक्ट है। तो ये 10 सब्जेक्ट है, इनको अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो 7 मार्क आने चाहिए। बट यहाँ पर देखो आप, 2013 में प्रोसेस कैलकुलेशन 4 मार्क का, 2 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का, 2 मार्क का, 2 4 4 3 4। तो यहां से अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ये रिसेंट 10 ईयर्स हैं, ठीक है ना, रिसेंट 10 ईयर का अगर आप निकाले तो कितना आ रहा है बताओ आप मुझे? रिसेंट 10 ईयर का कितना आ रहा है? 3 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 3 मार्क्स। अब की बार भी 4 मार्क्स का पूछा गया, ठीक है, 3 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से क्या होता है कि जब आप आपने क्या क्या सबको जोड़ा और 3 से डिवाइड किया तो आप सॉरी 10 से डिवाइड किया तो 3 मार्क आया। तो 3 मार्क्स का ऑर्डिनरी एवरेज पूछा जाता है। यहाँ से पता है फिर क्या कंक्लूड करते हैं बच्चे? ये कंक्लूड करते हैं तो ये सब्जेक्ट तो ये मात्र 3 मार्क्स का है, 100 में से 3 मार्क्स का है। तो इसको अगर नहीं भी पढ़ते ना तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी भयानक गलती, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका आपने एक ही पर्सपेक्टिव को देखा है, सिर्फ आपके मार्क्स को देखा है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका बाकी अदर सब्जेक्ट का बेस है। अगर आपको प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं आता है ना, आप नहीं पढ़ते हैं आप, तो फिर ना तो आपको मास ट्रांसफर पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ना आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आएगा, और ना ही आपको प्रोसेस कंट्रोल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये निश्चित है। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे रीजन क्या है? आप खुद बताइए, मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं इसके टॉपिक बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। यूनिट एंड कन्वर्जन। आप बताओ खुद ही अगर इसी चीज में अटक रहे हो कि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है, पास्कल को बार के अंदर या फिर एटमोस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसी चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे? फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरा का पूरा मास ट्रांसफर देखा जाए तो मटेरियल बैलेंस पे आधारित है। अगर आपको मटेरियल बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप कैसे मास ट्रांसफर ऑपरेशंस को समझोगे? केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपको, जैसे हम रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन बनाते हैं वो मोलर बैलेंस से आते हैं, अगर आपको बैलेंस ही नहीं आता है तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको डिजाइन इक्वेशन समझ में आ जाएंगी? आप एनर्जी बैलेंस पढ़ते हैं वहां पर सीआरई के अंदर, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस पढ़ते हैं, आप देखेंगे पूरी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस ही है। रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन बनती है वो मटेरियल बैलेंस से आती है। कोई भी मास ट्रांसफर में आप डिस्टिलेशन देख लीजिए, वहां पे आप मटेरियल बैलेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ हम सिखाते हैं आपको कि मटेरियल बैलेंस क्या है।
जिस चीज बच्चे को मेरी बात समझ में आ रही है वो एक बार यस बोले कि सर बात हमें समझ में आ रही है। और एक और चीज आपको बताता हूं मैं, वो ये भी है कि ये वाला सब्जेक्ट गेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होती है। आप है ना पता क्या करते हो आते हो, आप हमेशा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना उनको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनमें आपकी आदतें बन जाती हैं। जैसे आपको कॉलेज में क्या होता है कि थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं तो आप हर चीज को थ्योरी को याद करते हैं और लिख के आ जाते हैं, तो फिर आप उसमें कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और आप वो जो क्वेश्चन वाला एस्पेक्ट है उसको भूल जाते हैं, उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि वो आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर भी फिर वही करना हरकत करने लगते हैं क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट का नाम है प्रोसेस कैलकुलेशन, यानी वेरियस प्रोसेसेस जो केमिकल इंडस्ट्री में होती हैं उनमें इन्वॉल्व कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो कैलकुलेशन करके ही की जा सकती हैं। और कैलकुलेशन तो ऐसे तो है नहीं कि हम कैलकुलेशन का कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने आएंगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच भी डेवलप होने लगती है और ये गेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आ गई मेरी बात समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक घर की नींव है ना वो मजबूत होती है तो उसके ऊपर कितने भी फ्लोर खड़े किए जा सकते हैं, उस पर बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है। बट जिस मकान की नींव ही नहीं है उसके ऊपर कुछ भी खड़ा करने की कोशिश करोगे हमेशा वो गिरने का खतरा रहता है। तो जो बच्चा प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं पढ़ता ना, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, इसको इस दृष्टि से देखता है कि अरे ये तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, इसको तो क्या नहीं पढ़ेंगे, तो लास्ट में देख लेंगे। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप ये तो देख रहे हैं कि उसके मार्क्स कम है, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो बाकी सब्जेक्ट का बेस है भाई। इसको पढ़े बगैर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मास ट्रांसफर वो चाहे पूरा पढ़ ले उसको कभी अल्टीमेट क्लियरिटी नहीं आ सकती है कॉन्सेप्ट की, वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगा। वो चीजों को हो सकता है कि वो रट के ऐसा समझ ले कि हाँ मेरे को आ गया है, बट थोड़ा सा अगर प्लस माइनस किया जाएगा चीजों में तो वो हमेशा घबराता रहेगा कि ये ऐसे हो कैसे रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बट जो बच्चा इस बेस को क्लियर करते हुए चलता है उसको हमेशा अटमोस्ट क्लियरिटी मिलेगी हमेशा। तो ये है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। बाकी आप जब पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा महत्व समझ में आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। आप जब आप पढ़ लोगे पूरा तो आपको खुद ही इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि आप क्यों आपके लिए आवश्यक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या बोल रहा हूँ मैं? यशवंत, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, तो ये है इसका मार्क्स का वेटेज और इम्पोर्टेंस की बात हमने कर ली है। ठीक, अब देखिएगा इस प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट के गेट एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। और ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या क्या है। अब देखो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है ना गेट एग्जाम का, वो है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये ऑफिशियल सिलेबस है। कहाँ से आता है? हर साल जो भी इंस्टीट्यूट हो गेट एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराता है ना, जैसे अब की बार आईएससी बैंगलोर करवाएगा, तो आईएससी बैंगलोर क्या करेगा, थोड़े दिनों बाद में एक ऑफिशियल ब्राउजर, अपना इंफॉर्मेशन ब्राउजर निकालेगा जिसमें हर एक ब्रांच का वो सिलेबस निकालता है। और ये लगभग हर एक साल में सिलेबस सेम ही रहता है। ये ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उसमें करेक्शन वो नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, इस सिलेबस के अंदर कवर करने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टडी और अनस्टडी मास एंड एनर्जी बैलेंस है, इंक्लूडिंग मल्टी फेज मल्टी कंपोनेंट है। रिएक्टिंग एंड नॉन रिएक्टिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे टाई कंपोनेंट का यूज हम देखेंगे, रिसाइकल बाईपास पर्ज कैलकुलेशन हम देखेंगे, गिब्स फेज रूल देखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस लिखा गया है प्रोसेस कैलकुलेशन का। आ रही है नहीं बात समझ में मेरी? क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सिलेबस है। अब इसको मैं यहाँ पे बैठ के समझाऊंगा नहीं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पूरा हर एक की पॉइंट है वो समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा। अब मैं आपको करना कैसे कैसे है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक नोटबुक बना लेनी है अपने को, इसमें नोट्स आप लिखोगे। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो उसमें नोट्स होंगे और एक उसमें गेट एग्जाम के सारे पीवाईक्यू सोल्व होंगे। वो जो नोटबुक होगी उसके अंदर क्वेश्चन भी लिखवाएंगे, सॉल्यूशन भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी लिखवाएंगे, सॉल्यूशन भी करवाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे आपके पूरा उसमें थ्योरी भी होगी और उसके गेट एग्जाम के सारे सवाल भी सोल्व होंगे। तो ये होगा उसके अंदर। दूसरी, आप एक नोटबुक, जहां पर आप एक ऐसी नोटबुक हमेशा रखें जिसमें आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट की कॉमन रखें आप एक नोटबुक, जिसमें आप हर एक दिन कितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसको सीरियल नंबर वाइज करते रहें। जैसे आप 10 क्वेश्चन आज कीजिए तो फिर आप बढ़ते जाए 11 12, ऐसे आप सारे सब्जेक्ट के मिक्स आप करते रहें। ऐसे दो नोटबुक हमेशा आपको रखनी चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? बाकी आप रफ नोटबुक तो साइड में रखते हैं ताकि आप कैलकुलेशन रफली कुछ भी हो तो आप वो साइड में करते रहें। ठीक है,
तो ये ऐसा आपको करना है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक। तो अब आप ये पहले पेज पे ये लिख लीजिए, सिलेबस ऑफ प्रोसेस कैलकुलेशन इन गेट, ये ऐसा कैसा उतार लीजिए। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में। ये लिख लो फटाफट। डन बोल देना, डन। जो ही आप लिख लेते हैं तो ही आप डन बोल देना। शिवांगी गुड इवनिंग, नमस्कार। डन, सभी ने लिख लिया? हो गया सभी का? ठीक, सभी ने लिख लिया होगा। किसी का ना हो रह जाए तो डब्लू बोल देना, ठीक है? तो हम दोबारा से दिखा देंगे। ठीक, अब देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं अपने पास। मैं हर एक चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो बताते हुए चलूंगा। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, यूनिट एंड कन्वर्जन। बात समझ में आ रही है? पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट एंड कन्वर्जन, ये पहले चैप्टर का नाम है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आप इसको लिखना नहीं है, आपको समझना है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ बस आपको पूरा पूरा सोलेली फोकस्ड होकर समझना है। लिखवाने वाला काम देखो, मैंने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में देखो कितना प्यार से लिख रखा है पूरा। ठीक है, ये आपको ये लिखवाएंगे, ठीक है ना, ये लिखवाने के लिए देखो, ये देखो। ठीक है, तो आपको लिखने के लिए हमने लिख रखा है ना, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे ये रफली जो वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये ना लिखें आप। जो साफ सुथरा काम है मैंने कर रखा है वो लिखना आपको। ठीक है, हाँ। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट एंड कन्वर्जन की। ठीक है, ये पहला चैप्टर है अपना। सबसे पहली बात, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपको पता है कि मास है, ठीक है ना, या फिर लेंथ है, कोई चीज कितनी लंबी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? हम अक्सर उसको लेंथ बोलते हैं, कि कोई चीज कितनी लंबी है उसको लेंथ से हम मेजर करेंगे। कोई चीज कितनी भारी है उसको हम मास से मेजर करेंगे। कोई चीज किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी वार्मथ है इसको हम मेजर करेंगे टेम्परेचर से। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है ना, तो वो सारी क्वांटिटी जो हमारे पास हम जिनसे क्या करते हैं, ठीक है ना, जो मेजर्ड की जा सकती हैं, वो सारी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हैं। जैसे हम लेंथ, लंबाई को मेजर करने के काम में लेते हैं, मेजरेबल है सारी की सारी। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे मास होता है, लेंथ होता है, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, वर्क है,
टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी की सारी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हैं, जो किसी ना किसी चीज के बारे में हमें आइडिया देती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंपल बातें। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसकी डेफिनेशन को रटेंगे, हाँ बेशक ये बहुत ही सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो मैं बहुत जगह पे जब पढ़ाता हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे मैं बोलूंगा कि डेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर हाउ सिस्टम इज डेंसर। सिस्टम अपना जो है या फिर जो मटेरियल हो कितना डेंसर है, इस चीज को मापने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है डेंसिटी। कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो कितना रेजिस्टेंस महसूस करता है अपने ही फ्लो को रिटार्ड करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वो विस्कोसिटी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो एक बार यस बोलोगे सर बात हमें समझ में आ रही है। कोई भी सब्सटेंस है उसमें कितनी वार्मथ है, इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है टेम्परेचर। तो वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो किसी न किसी चीज के बारे में हमें आइडिया देती हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बहुत ही बेसिक आपको बात लगी तो एक बार यस बोलोगे सर ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। आज हम सारी फंडामेंटल बात ही करेंगे क्योंकि हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सभी को फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं वर्ड कहीं पे भी यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर बोल रहे हैं कि एक क्वांटिटी है जो किसी ना किसी चीज के बारे में हमें आइडिया देती है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वर्क है, हीट है। इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। टाइटल डालिए चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन या फिर यूनिट एंड कन्वर्जन, ठीक है ना। यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखिए और डन बोलिए। बिल्कुल परमिंदर, जीरो से हीरो तक की यात्रा है हमारी। अरे वो अभी राजदीप 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 तो आगे कर दें, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखिएगा अगली बात, फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं यूनिट की। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड में मेजर की जाती हैं जिनको हम यूनिट बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास है तो उसके लिए मेजर करने के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में मेजर की जाती हैं, ठीक है ना। और इनको हम यूनिट बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे मास है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट मास को हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम मास को केजी में मेजर कर सकते हैं, हम मास को ग्राम में मेजर कर सकते हैं, हम मास को पाउंड में मेजर कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई नहीं? और भी वेरियस यूनिट्स हैं वो हो सकती हैं। तो ये वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम मास को मेजर कर सकते हैं। और एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप फीट में मेजर कर सकते हैं। वो भी बहुत सारे हमारे पास
सम स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड्स हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप ना इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर देखो कोई ना, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो किसी ना किसी हमारे पास चीज के बारे में आइडिया देती है हमें। अब इनको कोई ना कोई स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड में मेजर तो करोगे, जैसे मास कितना है तो वो 10 kg है, तो आप किसी ना किसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में उसको मेजर कर रहे हैं, और वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, उसी को यूनिट हम बोल रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो यूनिट की समझ आप सभी को होती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा कि यूनिट क्या होती है, जैसे हम किसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, बट जब हम इनकी डेफिनेशन का डिस्कशन करते हैं ना, जब हम कई बार क्या होता है कि कई सिंपल बातों को डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि उनकी हमें समझ हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं। अब आपको पता है कि एक सिक्का, जैसे सिक्का क्या है, आपको पता है कि सिक्का एक मुद्रा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए, हम आदान प्रदान के लिए एक करेंसी है। तो बट उस चीज को डिफाइन करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आप यूनिट, अगर आपको मैं पूछ लो ना कि बता यूनिट क्या होती है, तो आप जानते तो हैं यूनिट क्या होती है, बट उसको शब्दों में नहीं डाल पाते। शब्दों में डालने का तरीका बहुत आसान है। आप बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटी ना किसी तरीके से मेजर तो की जाएंगी ना, क्योंकि वो सारी मेजरेबल है। अब जिन स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड्स के रेस्पेक्ट में हम उनको मेजर करेंगे उनको हम यूनिट बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड केजी, ग्राम या एलबी हो सकता है, लेंथ का ये हो सकता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि फोर्स को हम किस में मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स का किस किस को पता है कि सर न्यूटन में मेजर कर सकते हैं, पाउंड फोर्स में हम मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास फोर्स की भी अलग अलग यूनिट हो सकती है। यूनिट भी जिस बच्चे को क्लियर हुआ वो एक बार कमेंट में यस बोलेगा कि सर यूनिट के बारे में भी हमें पता लग गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक बात है वो हमें अच्छे से समझ में आती जा रही है। यूनिट भी क्लियर है अपन को, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए आप, यूनिट के बारे में भी लिख लीजिए, ठीक है। तनीषा जी आपको समझ में आ रहा है, राजदीप समझ में आ रहा है, हैं परमिंदर बोल मजा मजा मजा, मोहित बोल मजा मजा मजा, अलग ही मजे में जीते हैं भाई ये, अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। आ रहा है सौम्या, सौम्या तुम रेगुलर नहीं रहती हो, क्या कारण है बताओ। शाम को गेड़ियां तो नहीं मारती? गेड़ियां, गेड़ियां मारना जानते हो? शाम को कई गेड़ियां मारने निकले जाते हैं, जानते हो गेड़ियां मारना? पंजाबी वर्ड है गेड़ी मारना, पंजाबी वर्ड है। इसमें ऐसा होता है कि कई हो ना वो शाम को निकल जाते हैं, ठीक है, परमिंदर जैसे हैं, शाम का मौसम देख के इधर उधर वहां देखते रहते हैं, इधर उधर क्या चल रहा है भाई, इधर वाले जाने वाले इंसान को देख रहे हैं, चला गया, आ गया, चला गया। इसी में जिंदगी चल रही होती है। मम्मी मारेगी सर। फिर रेगुलर क्यों नहीं रहते हो, मम्मी मारती है तो। सूर्य अस्त और परमिंद्र मस्त पौंड में होते हैं। अच्छा सेमेस्टर शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर ठीक। आपने लिख लिया तो एक बार यस बोलोगे सर लिख लिया हमने, है जी। लिख लिया तो फटाफट टन बोलो। है स्पंदना किधर चलेगी, सो गई क्या स्पंदना, सो गई? बोल देगी सर नहीं सोई, फिर ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यूनिट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट क्या है? देखो
हम जब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल आपको दे रहे थे तो हमने मास का दिया, लेंथ का दिया, तो कुछ ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके बिना काम चलता ही नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं? वो हमेशा हर जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ हमने जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनका एक सेट तैयार कर दिया। और ये हमने नहीं किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, कुछ साइंटिस्ट ने बैठा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम फंडामेंटल बोलेंगे क्योंकि ये इनके बिना काम नहीं चलता। जैसे आपको पता है ना, अगर आपको किताब पढ़नी सीखनी है तो क ख ग आना चाहिए। तो वो क ख ग वो जो शुरुआत वाले वो फंडामेंटल्स आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए तो वो फंडामेंटल्स है। एबीसी आपकी फंडामेंटल है। वैसे ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं? और होता क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी अदर बनाई जाती है ना, उनमें ये इस्तेमाल होती है। यानी ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, एक दूसरे इससे इंडिपेंडेंट रहती हैं। मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर आपको मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो वहां पर लेंथ और टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी आप समझना चाहें, बट वहां पर आप देखें तो मीटर पर यूनिट सेकंड आ रहा है। तो वहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में कंबाइंड है। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? वो इंडिपेंडेंट आप नहीं बोल सकते वेलोसिटी को, बट मास और लेंथ को आप अलग अलग, या मास और टाइम को आप अलग अलग इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि इनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। जिस बच्चे को बात समझ में आई कि सर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? और अदर फिजिकल क्वांटिटी जो बनाई जाएंगी ना, वो इन्हीं फंडामेंटल सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी। चाहे मैं बात फोर्स की करूं, चाहे मैं प्रेशर की करूं, चाहे मैं एनर्जी की करूं, आपको हर जगह पर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज देखने को मिल जाएंगी। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब जो एसआई सिस्टम है, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको हम एसआई बोलते हैं, उन्होंने डिसाइड करके हमें दिया कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वो फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, और साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटीज ही नहीं, मैं उनकी यूनिट्स भी लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? यूनिट्स लिख रहा हूँ उनकी। कौन सी यूनिट लिख रहा हूँ? जो एसआई यूनिट है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, उन्होंने जो यूनिट हमें बताई वो हम लिख रहे हैं, और साथ ही साथ इनको नोटेशन हम क्या देते हैं वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखते जाइएगा आप। आफ्ताब, समझ में आ रहा है ना तुझे? ठीक है। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? अब ज्ञान का प्रदर्शन करने की बारी आ गई है, देखता हूं कि किस किस बच्चे को पता है। ठीक है अमन, कोई बात नहीं। मास की ऐसा यूनिट है वो केजी होती है, तो ये बार यस बोलोगे सर केजी होती है। नोटेशन क्या देते हैं मास का, बताओ मुझे। मास का नोटेशन देते हैं, जो आप डायमेंशन में लिखते हैं ना, MLT, तो एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी मास की बात होगी। मास के बाद में हमारे पास आता है लेंथ। लेंथ लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है बताइए आप मुझे, कमेंट करके बताओ। मीटर होती है कि नहीं होती? मीटर होती है, तो एक बार यस बोलोगे सर मीटर होती है। नोटेशन क्या देते हैं? एल देते हैं ना डायमेंशन MLT लिखते टाइम है ना, एल से लिखते हैं। ठीक है, लेंथ हो गई। अगली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है टाइम। बताइए टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी? टाइम की ऐसा यूनिट बताइए आप मुझे। आप बोलोगे टाइम की सर, एक बच्चा बोल रहा है मिनट, नहीं, ऐसा यूनिट है वो सेकंड होती है टाइम की, ठीक है ना। तो सेकंड को हम स्मॉल एस से लिखते हैं, कई जगह SEC भी लिखा जाता है, बट सही तरीका है एस ही होता है, ठीक है ना। एस हमारे पास ऐसा यूनिट होती है, और लिखते किसे? टी से लिखते हैं। नोटेशन हम टी देते हैं। जब MLT फॉर्म में लिखते थे ना डायमेंशन, तो वहां पर हम टी लेते हैं नोटेशन। अगली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या आप बता सकते हैं मुझे, ऐसा यूनिट क्या है? सभी का जवाब आ रहा है, परमिंदर, मिहिर, उदित, मोहित, स्पंदना, सुल्तान, श्रियांशी, सभी बोल रहे हैं कि सर केल्विन होती है। केल्विन होती है। नोटेशन आप बताइए, नोटेशन क्या देते हैं? नोटेशन हम थीटा देते हैं टेम्परेचर का। आ रही मेरी बात समझ में? थीटा देते हैं इसका, टेम्परेचर का थीटा से लिखते हैं इसको। दूसरा, अगला आता है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है करंट। करंट की ऐसा यूनिट बता सकते हो क्या आप मुझे, क्या होती है?
उदित बोल रहा है कि सर एम्पियर होती है, सुशील एम्पियर, कृति एम्पियर बोल रही है। सभी को पता है कि एम्पियर होती है, तो ए से लिखते हैं इसको। इसका नोटेशन है वो या तो ए लिखा जाता है या फिर आई से भी लिखते हैं इसको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या बोल रहा हूँ? करंट को आई से लिखते हैं, आपको पता है ना, आई, ठीक है ना, ई बाई टी, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, याद होगा आपको। एक आता है हमारे पास, अगली फंडामेंटल क्वांटिटी आती है जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे मेरे से ये लिखते ही, ठीक है ना, कि सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? ये जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना उनके काम की चीज है, तो ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल करके आप बहुत सारी चीजें इनके बारे में जान सकते हो, बट अपने काम की कोई नहीं है, ठीक है ना, ये हम यूज नहीं करेंगे, ये फिजिक्स वाले करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है हमारे पास कैंडेला, सी, ठीक है, और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है ना, और ये आपको काम की चीज नहीं है, ठीक है ना, आप इसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियर्स के लिए काम की नहीं है। केमिकल इंजीनियर्स के लिए सबके काम की चीज है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की मात्रा कहीं पे कितनी है, उस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, आप बता सकते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, वो करते हैं मोल के अंदर, और इसको डिनोट करते हैं एमओएल, लिखते हैं या तो एमओएल या एमओएलई, ठीक है। मजा आया जिस बच्चे को वो एक बार यस बोलेगा सर ये 7 फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटी है, ये 7 सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये हमें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? अब पता है केमिकल इंजीनियर्स किसके साथ सबसे ज्यादा डील करते हैं? ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? कहीं पे भी हम करंट या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नहीं पढ़ेंगे। ये 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको हर एक जगह पे देखने को मिल जाएगी, खास करके मोल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा हम मोल से डील करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मास, लेंथ और टाइम तो आपको हर एक जगह दिखते हैं, और टेम्परेचर के साथ भी हम सबसे ज्यादा डील करते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है तो एक बार यस बोल दो कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी यूनिट क्या है, उनके नोटेशन क्या है, ये सारा हमें क्लियर है, ठीक है। इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर हाँ पता चल गया ना सर, पहले पता था, कुछ पता नहीं था, वो पता चल गया, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये लिख लीजिए आप, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके बाद में आगे लिखिएगा, ठीक है। ठीक है राजदीप, क्रिस्टल क्लियर है? लिखिए आप फटाफट, डन बोल देना भाई। चंदन डन हो गया, आशुतोष, आरएम समझ में आ रहा है तुझे, गार्जियन एंजल, गार्जियन एंगल या एंजल जो भी बोलता है भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कार्डियन एंगल क्या होता है, हमें एक्सप्लेन भी कर दो। मेरे पीछे नहीं चल रहे वो होते ना ट्रैक्टर वाले, देख लिया क्या श्रियांशी? ट्रैक्टर वाले नहीं होते हैं, वो दो ही चलाते हैं सुबह के टाइम पे, तो वो चलाते हैं, सुबह के टाइम पे तो चलाते हैं वो प्यार मोहब्बत वाले गाने, वो झिलमिल झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वह पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये वाले गाने चलाते हैं। बाद में धीरे 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 शाम होने लगती है ना, तो फिर दुखी वाले पे आ जाते हैं, कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का,
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है, लोगों से पूछा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इस तरीके से। सर आप कभी ट्रैक्टर चलाएं? नहीं यार, चलाया नहीं है कभी। पहले सपना होता था ऐसे ट्रैक्टर देखते यार कभी हम भी चलाएंगे, ऐसे बड़े हो गए। चलाया नहीं बट कभी। फिर धीरे धीरे रात ढलने लगती है ना, तो फिर भजनों पे आ जाते हैं। रात होते ही भजन, फिर मस्त भजन सुन के सो जाते हैं। एंजल नहीं पता, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्प करते हैं सेल्फलेसली, वो हैं आप हमारी लाइफ में। अच्छा, तो मतलब बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, शुक्रिया। ये वैसे देखा जाए तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो इसके लिए तो क्या ही शुक्रिया। डन लिख लिया आप सभी ने? फिर रात को चलाते हैं भजन है? माया तेरी बड़ी कठिन है राम, हार्ड हार्ड मास, हड्डी मास के पुतले पे चढ़ा हुआ है चाम, देख उसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोल रहे हैं कि हार्ड मास का जो ढेर है ना उस पे चाम चढ़ा हुआ है, और उसी की सुंदरता को देख के नींद हराम हो जाती है। बात तो सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहा भजन वाला भी। माया को एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने कहा यही आदमी तो सुबह सुबह प्रेम भरे गाने चला रहा था, अब ये शाम को ऐसे गाने सुन रहा है। मैंने कहा ये भी बड़ा दोगला है। शाम मतलब बात ऐसी है कि दिन ढलते के साथ उसको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है। वैसे ही आपको भी अभी चढ़ती उम्र है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, माया में पड़े हुए हो। आपको भी समझ में आ जाता है, दिन दिन ढलने लगे ना आपके भी। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, आगे देखते हैं। आरएम हो गया तुम्हारा? है श्रियांशी हो गया क्या? धीरे लिखती है देखती रहती है इसकी तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ, या ब्लैक बोर्ड पे नजर नहीं है, साइड बाय साइड चैटिंग चली है, ऐसा तो नहीं है ना? कई ऐसा भी करते हैं। अरे सर को तो डब्लू बोल देंगे ना, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, चेटिया लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते हो? चेटियाते नहीं तो पढ़ते पढ़ते? फिर ठीक है। क्लास के टाइम पे कुछ नहीं करते हैं, फिर ठीक है। क्लास के टाइम तो भाले बना के बैठे रहते हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बहुत सारे पोल्स देता था क्लास के अंदर, तो कई बच्चे ऐसे उंगली को ऐसे पकड़ के बैठे रहते थे, तकिए ऐसे, कि कब सर देंगे और कब ऐसे उंगली मारेंगे पट करके। मेरे को तो पता नहीं था ऐसा सीन होता है क्या। मेरा एक कजन है, उसने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, तो सामने तो ऐसे मोबाइल रख रखा है, ऐसे बुक के सारे ऐसे खड़ा करके ऐसे, और ऐसे झुका हुआ ऐसे हो रखा। मैंने कहा भाई ये कैसी पोजीशन है पढ़ने की? बोलता है, कुछ बोला नहीं, बोलता है कि रुको, फिर से जो है ना टक करके। मैंने कहा भाई ये क्या था? बोलता है कि अब मैं बताता हूँ क्या था ये। बोलता है पोल आने वाला था, तो अगर मैंने थोड़ी सी देर कर दी तो लीडर बोर्ड में गया काम से। तो मेरे को पता है कि मोबाइल की जैसे ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन है, तो मुझे पता रहता है कि ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, मुझे लोकेशन पता रहती है। तो पोल आने से पहले ही मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि किस जगह पे मारनी है उंगली। चंद्र बोल रहा कि मैं भी वही करता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ। तो बोलता है कि जो ही अनाउंसमेंट होता है कि पोल देने वाले हैं, तो मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ, सांस रोक के बैठ जाता हूँ, उंगली को भाला बना के टक करके मारता है, फिर सांस लेता है। मैंने कहा भाई तो ये तो पोल में देरी हो गई, किसी वजह से तू तो निकल लेगा।
सांस रोक के बैठा हुआ इधर। अब कई हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि कई बैठे रहते हैं सांस रोक के। अबे भाई इतनी सांस मत रोका करो, पता लगा कि निकल लिए, ठीक है। खत्म। पोल के चक्कर में निपट लिए। मैं भी कितना भी जल्दी दे तो 15-16 नंबर आता है, वही तो, ठीक है। आगे देखते हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, उसके बाद में आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कल की प्रैक्टिस क्लास में यही हो रहा था, सांस रोक के बैठे हुए थे ना सभी। तो तुम्हारा तो उधर क्या बोलते हैं उसको, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम तो वहीं पे हो जाते हैं तुम्हारे ना, सांस को रोकते हैं, बाह्य प्राणायाम वहीं पे हो जाता है तुम्हारा। कितना अच्छा है यार। बाह्य प्राणायाम भी साथ के साथ कर लेते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो हमने बात करी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको ये पता लगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है, डिपेंड नहीं करती है। और हमने आपको ये भी बताया कि बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं। क्या हमने यही बताया आपको? बोलिए भाई, है ना। तो फिर वो है ये वाली डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जाती है उनका इस्तेमाल करके, यानी उनसे हम डेराइव करते हैं इनको। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार यस बोलो कि सर द फिजिकल क्वांटिटी दोज कैन बी measured in terms of fundamental physical quantity are called derived physical quantity। वो physical quantity जो fundamental physical quantities की terms में measure की जाती हैं या फिर उन्हीं से बनाई जाती हैं। मोहित बोल रहा है कौन से सब्जेक्ट की क्लास है ये? मिर्गी पड़ गई क्या भाई? अभी तक तो ठीक था, है? मिर्गी पड़ गई क्या? पीसी की क्लास है मोहित। ये क्या हुआ भाई, तू अपने आप को ही जवाब क्यों दे रहा है? खुद ही पूछ रहा है फिर खुद ही कोई जवाब दे रहा है, हैं? क्या चल रहा है तेरा? दूसरा मोहित आ गया क्या? दूसरा मोहित है क्या? दूसरा मोहित है क्या? फिर ठीक है। मैंने कहा ये क्या सीन है, मोहित अपने आप को पूछ रहा है ये कौन सी क्लास चल रही है मोहित? ये प्रोसेस कैलकुलेशन की क्लास चल रही है मोहित। कैसा पागलपन है भाई। हाँ तो भाई नया मोहित, पुराना मोहित जो बोल रहे ना, ये बात ठीक है, प्रोसेस कैलकुलेशन की क्लास है। और पता है टाइटल टाइटल वाइटल देख के आया करो, ठीक ना, कि किसकी क्लास चली हुई है, ठीक है ना, पता होना चाहिए। नहीं तो तुम खुद सोचो कितना बेवकूफ वाला काम होगा, रसोई के अंदर घुस के या फिर कपड़े की दुकान के अंदर जाके बोलोगे यहाँ पे क्या यहाँ पर क्या बेचा जाता है, ठीक है, ये किस चीज की दुकान है। दुकान वाला पकड़ के बोलेगा भाई मैं दिखाता हूँ तुझे किस चीज की दुकान है, पकड़ के गर्दन, ये बता क्या है ये, बोलेगा कपड़ा। इधर देख ये क्या है, कपड़ा। तो किस चीज की दुकान है बता, तो बोलेगा कपड़े की। तो बोल रहा कि फिर पूछ क्यों रहा है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो आपको पता लगा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में मेजर करते हैं, या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी की बात करता हूं मैं, तो वेलोसिटी किस किस बच्चे को पता है कि सर वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बट अगर मैं इसको डायमेंशनली बोलूं तो ये लेंथ अपॉन टाइम है कि नहीं, बताइए मुझे। ये लेंथ अपॉन टाइम है, तो एक बार यस बोलोगे सर ये लेंथ अपॉन टाइम है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो लेंथ हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल है, इसकी मदद से आपने वेलोसिटी बना ली। मेरी बात आपको समझ में आई तो एक बार यस बोलोगे सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास स्पीड है ना। किस किस को पता है कि सर वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। ये तो बचपन से आपको पता होगा। डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करके जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होती है। क्यों भाई राजदीप, तनीसा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास लेंथ ही है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लेना चाहे तो एक्सेलरेशन है। किस किस को पता है कि सर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास, इसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? यानी अगर आप देखें तो डीवी बाई डी टी होता है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को आप लेंथ अपॉन टाइम लिख देंगे तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, एल ई, ठीक है ना, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से हम बना रहे हैं? तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल की मदद से जो बनाई जाती है वो सारी की सारी डेराइव्ड होती है। ये लिख लीजिए आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी। डन, सभी ने लिख लिया? हर्षदा, आफ्ताब, उदित, रुद्राशीष, सुवाजीत हो गया है, श्वेता, कुशाल, बोल मेरे भाई है, अभिषेक, बहुत धीरे लिखता है, बहुत धीरे लिखता है? लिखते लिखते याद आ जाती है क्या तेरे को किसी की? है अभिषेक, इतना धीरे क्यों लिखता है भाई? बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, चलते चलते मैं मुड़ जाता हूं, ठीक है ना। क्या यही प्यार है? वैसा तो सीन नहीं है तेरा, कहीं लिखते लिखते किसी की यादों में खो गया, फिर उधर पूछ रहे हैं अबे लिख लिया तो डन बोल दो। अच्छा लिखना भी था फिल्म, ऐसा तो नहीं है ना तेरा सीन? ठीक है ना मामला? फिर ठीक। सर आज आप कुछ ज्यादा रोमांटिक हो, तो रोज ऑब्जर्व करता है क्या रोमांटिक की स्केल पे, कि आज आज सर को रोमांटिक वाली स्केल पे 100 में से 90 दे दिए जाए, क्या क्या बोलते हो? फिर आज तो लग नहीं रहा सर, कोई रोमांस वाली बात लग नहीं रही है सर में, 0 दे देते हैं आज। आज ऐसे अलग ही हो रहे हैं। तो क्या भाई तू वो मन के बैठा है क्या जजमेंट इधर कॉपी पेन लेके? आज मैं रेट करूंगा सर को हर पैरामीटर पे, ठीक है, इन सारे पैरामीटर से बाहर आ जावे। चलिए आगे देखते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर दी, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? देखो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। जैसे अमेरिका वालों को क्या लगा कि हम अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेते हैं, हमारे पास जो यूनिट है ना वो हम अपने ही तरीके से पूरे देश में एक स्टैंडर्ड मेथड को क्या करेंगे, अपनाएंगे और वही हम रखेंगे। एक क्या किया, सभी हम सेम यूनिट के अंदर चीजें करते हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया कि ज्यादातर एक एक
पूरा कि हम सारे लोग जो साइंटिस्ट है वो इन्हीं यूनिट को मेजर करेंगे ताकि वो एक दूसरे की बातों को समझ पाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? जैसे अगर आप ज्यादातर देखते हैं तो जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है ना। आप देखते हैं कि आप लोगों से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कहीं बाहर के लोगों से, तो आप ज्यादातर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सबसे मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है। वैसे ही उन्होंने क्या किया कि यूनिट आप क्या कीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी एक स्टैंडर्ड बना दो। तो वो तो ऐसा ही नहीं कर दिया, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है उसने ऐसा किया। बट फिर भी कई कई ऐसे थे जो जो बोलते कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, अमेरिकन सिस्टम है। उन्होंने अपना सिस्टम बना दिया जिसको एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, एफपीएस। इसके अलावा एक सीजीएस सिस्टम आता है, एक हमारे पास एमकेएस सिस्टम यूनिट आता है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। तो उनका भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका में टेम्परेचर हमेशा डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, जबकि अपने साइड में डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? वो उधर है ना, अगर आप जिम में जाओगे ना उनके, तो अमेरिका में तो आपको डंबल के ऊपर पाउंड के अंदर वेट लिखा हुआ दिखेगा, जबकि अपने वहां पे किलोग्राम में लिखा हुआ दिखता है ना, कहीं पे भी जाते हो तो डंबल्स वगैरह में जिम के अंदर। और तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है जिनमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। एसआई सिस्टम को सबसे ज्यादा अडेप्ट किया जाता है, हम एसआई सिस्टम को अडेप्ट करते हैं। गेट एग्जाम में सवाल जो आता है वो हमेशा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ही पूछा जाता है आपसे। कभी भी फिट या इंच या फिर बीटीयू ऐसी तरीके कभी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। यानी गेट एग्जाम है उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दी जाती हैं वो स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में दी जाती हैं। स्टिल हमें बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट का भी पता होना चाहिए कि हाँ इनमें ऐसे ऐसे यूनिट्स को मेजर किया जाता है, इसलिए उसका आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार यस बोलोगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो बता रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारे पास आता है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में, यहाँ पे नीचे फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखूंगा। एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होती है, एमकेएस सिस्टम में क्या होती है, सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या यूनिट होती है, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। मेरी बात आपको क्लियर है कि नहीं है? चलो आप देखते हैं। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी, मैं चार ही देखने वाला हूं। लेंथ देखेंगे हम मास देखेंगे, हम टाइम देखेंगे, हम टेम्परेचर देखेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है ना। लेंथ एसआई वाला तो सबको पता है, फटाफट बताते चलो। एसआई देखते हैं ना, एसआई सिस्टम में लेंथ बताओ, फटाफट बताओ। मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। मजा आया तो एक बार यस बोलोगे सर मजा। लिखो मजा, कि सर आनंद आ रहा है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, मुझे नहीं पता था मुझे इतना आता है। क्या बोलता है तू? कईयों को ऐसा लग रहा होगा ना, कई ऐसे सोच रहे थे मुझे नहीं पता था मेरे को इतना आता है, आज मुझे पता लग रहा है कि मैं इतना कुछ जानता हूँ है। आज तो एटीट्यूड में चलेगा पूरे दिन। एटीट्यूड में चलेगा ऐसे, एक साइड में कंधा ऊपर करके झुकेगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे को सब पता है। अब देखिए अगला लेंथ बताइए। एमकेएस यूनिट के अंदर देखो, एमकेएस का मतलब होता है कि लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं तो मीटर में करोगे, मास को किलोग्राम में, तो के है वो किलोग्राम को डिनोट करता है, और टाइम है उसको सेकंड में करोगे। तो आप बोलोगे सर ये एमकेएस में फर्क क्या हुआ फिर इसमें? ऐसा ही टेम्परेचर का फर्क है, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई मेरी बात? तो एमकेएस भी क्लियर है तो एक बार ये बोलोगे सर ऐसा ही कि जैसा है। देखो एम का मतलब मीटर, के का किलोग्राम और एस का सेकेंड, इसलिए इसको हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। सीजीएस, अब देखो सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, जी का मतलब ग्राम होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है, और टेम्परेचर यहाँ पर भी डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। मजा आ रहा है तो एक बार यस बोल दो कि सर बहुत मजा आ रहा है, बता नहीं सकते हैं। ठीक है ना, अकेले अकेले आज तो जल्दी स्टार्ट कर दिया मजा लेना, नहीं तो कहीं 9 बजे तक इंतजार करते हैं बेचारे। 9 बजे तक रहा नहीं जाता, कई तो इधर उधर डोलने लगते हैं कि कब से क्लास स्टार्ट होएगी, कब मजा आएगा।
सुबह से इंतजार करते हैं, कहीं तो बैठ जाते हैं सुबह 4 बजे खड़े हो गए, रात वाली 9 बजे वाली क्लास के इंतजार में, देख रहे हो कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है बेचारों को, वो तकलीफ होती है, बट अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एफपीएस सिस्टम, तो एफपीएस में एफ किसको डिनोट करता है, क्या बता बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आप बोलोगे सर एफ डिनोट करता है फीट को, पी हमारे पास पाउंड को, जिसको हम एलबी से लिखते हैं पाउंड, एस सेकंड को, और टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। मजा आया तो एक बार यस बोलोगे सर ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है, इनका हमें आइडिया हो गया है। तेजस बोल भाई, हो गया कि नहीं हो गया है? हो गया तो बोल देगी सर सब पता चल गया आज हमें, है सिस्टम ऑफ यूनिट का पता चल गया। ठीक है, तो ये हम आपको लिखवा देते हैं एक जगह पे, क्या कर देते हैं, लिखवा देते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला लिख लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट करके। राजदीप क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, मजा बहुत लेते हैं। सर क्लिनिकल थर्मोमीटर तो यहाँ भी डिग्री फ़ारेनहाइट वाले आते हैं, ऐसा है क्या? तो तूने अमेरिका से खरीदा होगा थर्मोमीटर, है? अमेरिका से खरीद के तो नहीं लाया, अमेरिकन प्रोडक्ट यूज कर रहा हो कहीं, बाद में आके अफवाह फैला रहा हो, है? बाद में बोलेगा आजकल तो थर्मोमीटर भी रोमांटिक हो गया है सर, फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करता है। ठीक है। मरकरी वाला सर, हमने तो यार डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही देखा है? वो डॉक्टर जाते ही बोल बोलता है, डॉक्टर कई ऐसे होते हैं बड़े ठगलाइट डॉक्टर होते हैं, तुमने देखा है? ये ऐसे बोलते हैं, मुंह खोल, तो मुंह खोलता है, आज कर देता है, मुंह खोल देता है, तो मुंह में थर्मामीटर डाल देता है, बोलता है इतना नहीं खोलना है, जितने में थर्मामीटर जाता है उतना ही खोलना है। वो सोचता है कि मैं मुंह इसलिए खुलवा रहा होगा कहीं ऐसे बैटरी से देखेगा अंदर क्या चल रहा है, तो उसने इतना फाड़ दिया है करके बोला इतना नहीं खोलना है। बेइज्जती, जानबूझ की बेइज्जती करते हैं। मेरे पास दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके पास ऐसे वाला है क्या? हाँ, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया, मोबाइल के अंदर भी आ जाती हैं चीजें, है ना, आ जाती है ना, मोबाइल में भी बहुत सारे सेंसर आ गए हैं। एक ने तो मोबाइल के सेंसर को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया, बस में बैठा हुआ था, क्या लग रही थी, गर्मी लग रही थी, तो पता क्या किया, प्ले स्टोर में गया, ऐसे करके सर्च किया फैन, तो फैन सर्च करते ही फैन आ गया, तो बाद में वो फैन वाली ऐप आ गई, तो उसने फैन वाली ऐप आ गई तो उसको ओपन कर लिया, तो फैन चलने लग गया, बाद में अपने सामने ऐसे कर लिया। मैंने कहा ये क्या है, बोलता है हवा आए ना आए फीलिंग पूरी आ रही है, तो मैं हवा आए ना आए फीलिंग पूरी आ रही है। मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है यार, इंसान को अगर ऐसे लगता रहे कि पंखा चल रहा है तो उससे भी इंसान हौसला तो बंधता ही है ना कम से कम, ठीक है ना, गर्मी को सहन करने की क्षमता तो मिलती है उससे, कि हमारे सामने पंखा चल रहा है, हवा नहीं आ रही होगी चाहे, ठीक है ना, पंखा चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये सही है भाई, तुम देख लेना, चाहे प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लो, फैन वाली ऐप मिल जाएंगी तुम्हें। फिर मैंने कहा यार तेरी चॉइस बड़ी सस्ती है, तू एसी चलाता, एसी चलानी चाहिए, एसी डाउनलोड कर ले, एसी, ठीक है, तो एसी चलाएगा तो ज्यादा तेरे को ठंडा लगेगा, ठीक है ना, इससे तो कुछ नहीं फर्क फर्क नहीं पड़ रहा है, एसी लगाएगा तो कोई असर होएगा। देखो कुशाल की सोच कितनी प्रीमियम है यार, अब ये रुद्राशीष बोलेगा कि इसकी सोच आज ज्यादा प्रीमियम है। अब देखो, रोजाना तो एकदम बहुत एकदम सस्ती बातें करता है, आज महंगी बातें करने लग गया है। अब देखिएगा, आगे देखते हैं, अगला टर्म आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं?
पानी का भी है ना, इसने डाउनलोड कर रखी है, इसको प्यास लगती है ना तो पानी वाली ऐप डाउनलोड करके पानी को देखता रहता है। हाँ, गिर रहा है तो नहीं सर, चरितकृति बोल रही है क्या? जॉब वाले पानी नहीं देते लगता है, ठीक है। तो ऐप को देख के पानी पीना पड़ता है। समझ में आ गया, तुम्हारा दुख दर्द हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारा समझ गए हम, समझ गए। हम पीछे का भाव समझ जाते हैं, ठीक है ना। उनको बोलो पानी की बोतल रख के चले जाएं, ऐसे कैसे दिन कटेगा भाई तुम्हारा। डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से हम डायमेंशन लिखा करते हैं, क्या आपको याद आ रहा है? हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, यूनिट होती है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, उनके नोटेशन की पावर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स को। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? हाँ सर, 6 प्रोजेक्ट दे डाली, मशीन समझ लिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पानी वाली ऐप तुम्हें हौसला बंधाएगी, ठीक है। एक प्ले स्टोर पे इस तरह की ऐप है जो बोलते है कि दम है तो खरीद के दिखाओ। है कुछ नहीं उसके अंदर, खोलोगे तो ब्लैंक पेज खुलेगा, उसमें उसने पैसे 60,000 रुपए रख रखे हैं, 60,000 रुपए रख दिए, है कुछ नहीं इसमें, बस ऊपर डाल दिया कि दम है तो खरीद के दिखा, तेरे पास अगर तू है ना इतना पैसा, तेरे पास अपने आप को मानता है मेरे पास पैसा है, तो खरीद के दिखा। वो भी ट्रेंडिंग में आई हुई है, लोग खरीद भी रहे हैं। देख रहे हो किस तरह का पागल करना है। उसको खरीद रहे हैं लोग कि मेरे पास है पैसा, मैं दिखाता हूँ तेरे को खरीद के, तेरे पास कुछ नहीं है ना देने के लिए, मैं देता हूँ, देख मैं खरीद के दिखाता हूँ तेरे को। ईगो, ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वही नथिंग, रुद्राशीष बोल रहा है, यही यही ये वाली ऐप है वो। इंस्टाग्राम पे अभी तो लियोनल मेसी है, उसकी पोस्ट को सबसे ज्यादा लाइक किया गया था, जो भी उसने वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले पता है इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा लाइक्ड पोस्ट कौन सी थी? अंडे की। लोगों ने ठान लिया कि अंडे को सबसे ज्यादा लाइक करना है, तो उसको लाइक किए जा रहे हैं। तो ये दुनिया पागल पागल खाना नहीं तो और क्या है, ठीक है। बताओ, मुझे नहीं है क्या पागल खाना? लॉजिक में नहीं बैठ रहा। गेल गेल के पास से निकली सुबह, सोचा काश यहाँ लग जाते, ऑफिस लग गई, सारे गेल प्रोजेक्ट दे डाले। अच्छा ऐसा हुआ क्या? और जाओ, गेल जाओ। अब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम करा रहे हैं ना आपको तैयारी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ ये हुई ना बात, डायमेंशन की बात करते हैं। किस किस बच्चे को पता है कि सर एमएलटी इस तरह की पावर की टर्म में, यानी हम क्या करते हैं, यूनिट्स जो होती हैं उनको नोटेशन की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनसे यूनिट निकालते हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के नोटेशन जो होते हैं, उन नोटेशन की पावर के रूप में हम डायमेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यूनिट को लिखने का दूसरा तरीका ही हमारे पास डायमेंशन है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोलोगे, सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? अरे बोलो भाई, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। जिस बच्चे को पता है वो एक बार यस बोलेगे, सर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या मैं वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिख सकता हूँ? रीत कृति बोलो, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकता हूँ? तो एक बार यस बोलोगे, सर लिख सकते हैं। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि टाइम आ गया ना। तो अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की हमारे पास क्या होती है? सेकंड स्क्वायर। अब हम नोटेशन की टर्म में लिख देंगे तो डायमेंशन बन जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ मुझे? आप बोलोगे सर इसकी डायमेंशन अगर हमें लिखनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखनी है, तो मास को तो ये तो सॉरी मीटर लेंथ है, मीटर तो लेंथ की तो पावर 1 आ जाएगी, और टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगी। ये किस किस को समझ में आया वो एक बार यस बोल दे कि सर मुझे समझ में आ गया कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट की होगी। आया कि नहीं आया बताओ आप मुझे? इसी प्रकार से चलो हम फोर्स की निकालते हैं। अब देखो फोर्स की निकालते टाइम किस किस बच्चे को पता है कि सर फोर्स का कोई भी फॉर्मूला ले लो तुम, जो तुम जानते हो, कोई भी एक फॉर्मूला जो फोर्स का जानते हो, जैसे F इजिकल टू एम ए होता है, ये बात सब जानते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? ये फोर्स का
हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मास तो हो गया केजी, हो गया कि नहीं हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। जो आप जानते हैं लेंथ अपॉन टाइम, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। एम तो हमारे पास क्या है, मास है, और ये एक्सेलरेशन है, ये बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो एक बार ये बोलोगे सर वेलोसिटी अपॉन टाइम बन जाएगा। तो इसकी डायमेंशन अब निकालनी है अपन को, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिख देते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डायमेंशन निकाल के, ये बहुत अच्छा है, फटाफट निकाल दिया ना। लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। तो बोलो क्या जाएगा, आप बोलोगे सर मास तो हो गया हमारे पास, यूनिट लिखोगे तो केजी, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एम की पावर मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टी की पावर माइनस का 2। जिस बच्चे को फोर्स की डायमेंशन निकालनी आई वो एक बार यस बोल देगा कि सर फोर्स की डायमेंशन हमें निकालनी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें मजा आया सर, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एनर्जी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, किसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं हम, एनर्जी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी, अब एनर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला जो तुम जानते हो वो लिख लो। जैसे मैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानता हूँ mgh, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। हाफ एम बी स्क्वायर भी एनर्जी का फॉर्मूला है, वो काइनेटिक एनर्जी का कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लो, जैसे ये ले लिया। तो मास हो गया, ये तो मास आ गया, आप बोलोगे सर मास आ गया, ठीक है। एनर्जी की हमें लिखनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास आ गया। ये एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन को आप डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर होता था। ये बोल दोगे लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ गया, और एच हमारे पास लेंथ आ गई, तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो एक बार यस बोलोगे सर हो जाएगी। तो ये मास लेंथ अपॉन टाइम आ गया, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसकी डायमेंशन लिखोगे तो मास की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -1 हो गया। मजा आया तो एक बार यस बोलोगे सर माइन टी की पावर ना, मैंने गड़बड़ करी ना यहाँ पे, ये टाइम को काट दिया ना, लेंथ आएगा ना ऊपर, तो लेंथ का स्क्वायर बनेगा ना, मैंने गड़बड़ करी है थोड़ी सी। तो ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना आप, है ना, है ना। ऐसे बचकानी गलती नहीं करोगे ना, तुम नहीं करोगे तो बोलोगे सर आप हमें ऐसे कैसे समझ रहे हैं, ऐसी गलती आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आ गई तो एक बार यस बोलोगे सर समझ में आ गया। तो ये डायमेंशन के बारे में लिख लीजिए, और यहां तक आप लिखिए, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट के अंदर खत्म करना है अपन को, फटाफट करो। बाद में खाना खा के 9 बजे फिर से मिलना है मेरे को। हम इससे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहा कि सर मैं बड़ा आदमी हूँ इसलिए मैं बड़ी गलतियां करता हूँ, है ऐसा तो नहीं है, है कि सर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो बड़ी बड़ी गलतियां करता हूँ, बड़ 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 बड़, ऐसा तो नहीं है। हाफ एम बी वाली स्क्वायर वाली टर्म भी बताते हैं, सवाल है प्रॉपर, ये देखो, ये देखो। कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, ठीक है। शुभम गुड इवनिंग, नमस्कार। सर आप सारे न्यूज रखते हो, न्यूज रखनी पड़ती है भाई, आपकी उम्र वाली हरकतें जो है ना उनको से सारा अवेयर रहना पड़ता है, ताकि आपसे रिलेट कर पाए। अब मैं बुजुर्गों वाली बात करने लग जाऊंगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा कि अरे जब देखो तब तक साड़ते रहते हैं, ठीक है, साड़ू बातें करते रहते हैं, हमसे तो हमारी जैसी बात ही नहीं करते, वो बात ही नहीं है इनमें, है तो जो तुम हरकतें करते हो ना वो सब पता रहती है हमें, तुमसे एक कदम आगे चलते हैं हम, ठीक है तो तुम्हें भी फिर मजा आता है। क्यों भाई रुद्राशीष, आता है नहीं आता है। आप बुजुर्ग कहाँ हो सर, क्यों भाई, इसमें भी रेटिंग दे रखी है क्या तूने मेरे को, कितना रेट किया है उम्र के मामले में, रेट ढंग से कर देना। मेरी उम्र अभी 14,
कल परसों मैंने 14 साल का हुआ हूं मैं, 14 साल वाला जन्मदिन मनाया मैंने। अरे यार तू तो गलत निकला, इतना ज्यादा मेरे को पता ही था तो गलत होने वाला है। हाँ कर लेना कुछ साल, कोई दिक्कत नहीं है। आप थर्मोडायनेमिक करो, मजे से करो, आपको आ जाएंगी चीजें समझ में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे करना, आप लाइव रहो आप, ठीक है, आ जाएंगी समझ में। 14 ईयर ओनली। पिछली साल मैंने 15वां मनाया था, उससे पिछली साल मैंने 16वां मनाया था, अभी मैं 14 का हुआ हूं। हाँ, उम्र है ही ऐसी चीज, धीरे धीरे टाइम के साथ घटती जाती है। लिख लिया? हाँ, काश मेरा भी होता, काश मत बोल तुम। DP07 लगा दिया ना बस, बाद में काश बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है। मैंने कई लोगों को देखा है, क्लास में एकदम बूढ़े आए थे, जब आए थे तब बूढ़े थे एकदम। DP07 लगाया, बाद में पता लगा कि जवान होके निकले। ठीक है। तुम बोलोगे सर ये भी DP07 का चमत्कार है। जी हाँ, यही चमत्कार होते हैं। आप 14 के तो हम फिर, अच्छा ये बोल रहे हो कि अगर आप 14 के तो फिर हम क्या हुए? तुम तो वही हो ना, अभी 25-30 चल रहा होगा तुम्हारा तो। 25-30 चल रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा। ठीक है। हाँ, और ये कैसा संबंध हुआ भाई कि आपकी 14 तो हमारी क्या हुई? इससे कोई नाता नहीं है, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी अलग अलग बातें हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में इंडिपेंडेंट है ना, वैसे ये दोनों बातें इंडिपेंडेंट है। मैं भी DP0 से उनसे यंग हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। RM राहुल मोरे साथ में हो जाएगी भी। ऐसा ऐसे वाला प्रक्रम नहीं होता है यहाँ पे कि लड़का से लड़की बन गया या लड़की से लड़का बन गया। DP0 से उनसे ऐसी हरकतें नहीं होती हैं। ठीक है, ये बच के रहना भाई, हो जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ सर, मैं लीव कर सकता हूँ, मेस में खाना खाने जाना है। हाँ ठीक है भाई, मेस में खाना खाने जा। अगर तू मेस में ना बोलता ना तो भी हम समझ जाते कि खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, सारे मेस में ही जाते हैं भाई खाना खाने। बाथरूम में कोई नहीं जाता खाना खाने। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक लिख लिया होगा ना आपने? अब हम आपको आगे कल वाली क्लास में करवाएंगे 9 बजे मेरे को। 9 बजे मिल रहा मेरे को थर्मोडाइनमिक्स वाली क्लास में। आधे घंटे में आराम से खाना वाना खा के आइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव एन ऑसम डे। बाय बाय। मजा आया कि नहीं आया? 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 आया ना? है मजा आया ना? कल आओगे ना पक्का? और भी मजा आता रहेगा। ये प्रोसेस कैलकुलेशन इतना आसान सब्जेक्ट, आपका बेस एकदम तैयार कर देगा। ठीक है। हाँ ठीक है राजदीप, आपका मैसेज हम देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव एन ऑसम डे।